नमस्कार। द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी एस्पायरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो ईएसआई एक्ट का रिवीजन सीरीज है। यह एक वीडियो आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है और लाभदायक होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक केडर के लिए एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट और एसएसओ प्रत्येक केडर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान को रिवीजन के तौर पर शॉर्टकट में, एवं चर्चा करेंगे कुछ तकनीक का जिससे आप एग्जाम में एलुमिनेशन मेथड के तौर पे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि ईएसआई एक्ट को आपको पता है 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 से लेकर के 8 तक। सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 से लेकर के आपका 8 तक डिवाइड किया गया है। आखिर इससे हमें क्या फायदा मिलेगा यहाँ देखने से, इसकी भी चर्चा करेंगे। जब भी आपसे किसी डेफिनेशन की बात की जाती है, वर्ड के डेफिनेशन की, तो वो सारे आपको चैप्टर 1 में मिलेंगे और उसका सेक्शन पूछा जाए तो 1, 2 होंगे, यानी 2 के मैक्सिमम सब सेक्शन, जो भी सब सेक्शन होंगे वो 2 के डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसलिए जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप बिना किसी अदर ऑप्शन को देखे सिर्फ सेक्शन 2 के सब सेक्शन को ही देखेंगे। एग्जाम हॉल में यदि आपसे कॉरपोरेशन की बात की जाती है, आपसे स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाती है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की बात की जाती है, इन चीज से रिलेटेड आपके यहाँ जो एक्ट में प्रावधान किए गए हैं वो चैप्टर 2 में किए गए हैं और ये सेक्शंस स्टार्ट होते हैं 3, लास्ट होते हैं 25 पर। इसका एक टेक्निक ये हुआ कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखें कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से रिलेटेड, उसके एस्टेब्लिशमेंट, उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस, उसके पावर्स, ड्यूटीज, रीजनल बोर्ड्स इत्यादि, इनसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सेक्शन 3 to 25 को ही ढूंढेंगे, यानी उसके बाद के सेक्शन और उसके पहले के सेक्शन इससे रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये क्लू होगा आपके लिए। सेम उसी तरीके से चैप्टर 3 में जब देखेंगे तो 3 हमारा रिलेटेड है फिनांस एंड ऑडिट से। तो जब भी फिनांस एंड ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ईएसआई फंड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे हम सिर्फ देखेंगे कि ये हमारे रिलेटेड है चैप्टर 3 से। और जब सेक्शन की बात आएगी तो सेक्शन हम ढूंढेंगे 26 से लेकर के उसे 37 के बीच में, यानी कि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए इसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 में 3 to 25, चैप्टर 3 में 26 to 37, यानी आपको 8 मैटर से सिर्फ याद रखने हैं कि कौन से मैटर किस रेंज में आते हैं। जब भी ऑप्शंस देखेंगे आप उसी बीच में ढूंढने की कोशिश करें। उसी तरीके से जब फोर्थ की बात है तो चैप्टर 4 हमारा रिलेटेड है कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है और इसका जो सेक्शन है हमारे यहाँ 38 to 45 आई तक। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन किसके कंट्रीब्यूशंस आते हैं, कैसे इसके उस मेथड क्या तय किए गए हैं पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के, कौन इसे वसूल करते हैं, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के ड्यूटीज फंक्शन क्या है, अपीलेट अथॉरिटी कौन होंगे, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इन तमाम चीज़ों की चर्चा इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी इसमें लागू होते हैं, तो इनकी चर्चा की गई है कंट्रीब्यूशन 4, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो कि चैप्टर 4 है। अब इससे रिलेटेड जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपली 38 to 45 के बीच के ऑप्शंस को ही ध्यान में रखने हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आगे देखेंगे तो चैप्टर 5 हमारा रिलेटेड है बेनिफिट से और बेनिफिट के जो सेक्शंस हैं वो 46 से स्टार्ट होते हैं और वो समाप्त होता है आगे चलकर 73 के पास। दैट मीन्स कि जब भी बेनिफिट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं 46 to 73, यानी आपको सिर्फ रेंज याद रखने होंगे। ठीक उसी प्रकार जब चैप्टर 6 की बात आएगी तो वो है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम से रिलेटेड, यानी विवाद या फिर किसी का दावा
एडजुडिकेशन से रिलेटेड है, एडजुडिकेशन से रिलेटेड है। इसके जब सेक्शन की बात आएगी यानी इससे रिलेटेड जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन कहाँ ढूंढने हैं, तो सेक्शन 74 टू 83 के बीच में ही ढूंढने हैं। 74 आपको ईआई कोर्ट के गठन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईआई कोर्ट। तो जब भी विवाद, दावा, इस तरह के जब भी केस आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ढूंढना होगा कि 74 टू 83 के सेक्शन ऑप्शन में कौन से हैं। नेक्स्ट, जब 7 की बात आएगी तो चैप्टर 7 हमारा रिलेटेड है पेनल्टी से, पेनल्टी से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट पे करता है या फिर डिले करता है पेमेंट करने में, यानी कंट्रीब्यूशन डिले करता है, ऐसी स्थिति में कुछ डैमेजेज वसूल किए जाते हैं, उन्हें पनिश किया जाता है, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की बातें की गई है चैप्टर 7 में, और इसके सेक्शन जो हैं 84 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट करता है 86 ए पर। तो आपको यहाँ रेंज मिल गया 84 टू 86 ए का। देन आफ्टर ये है हमारा लास्ट और 8th चैप्टर, जो कि कुछ मिसलेनियस प्रोविजन किए गए हैं। मिसलेनियस प्रोविजन है 87 टू 100 तक। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक शेड्यूल जिसमें कि कुछ इंजरी से रिलेटेड है और ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्ट का एक आइडिया, जहां से हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपको याद रखने क्या क्या है, इसमें रेंज याद रखने हैं, वो रेंज आप देख लेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सेक्शंस को। सेक्शन 24 ये किससे रिलेटेड है, तो ये कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। 24 यानी दो लोग मिलकर के 4% का कंट्रीब्यूशन पेमेंट करते हैं, तो 24 कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन से रिलेटेड है। वहीं फिर 26A जो होगा वो हमारा रिलेटेड है डिपेंडेंट से, डिपेंडेंट से रिलेटेड 26A। ये सारे इंपॉर्टेंट है, या तो कहीं पूछे गए हैं, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी न किसी केडर में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 28 रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट इंजरी से। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या होता है कि कमिटिंग एक्सीडेंट ड्यूरिंग और कोर्स ऑफ वर्क। इसके क्या मायने हैं हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इसमें 29, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक केडर के लिए। 29 रिलेटेड है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय किससे कहे जाएंगे ईएसआई एक्ट के अधीन। नेक्स्ट 210 आपको इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट केडर और एसएसओ केडर के लिए खासा, क्योंकि 210 प्रावधान करता है एग्जेंटेड एम्प्लॉय के। नेक्स्ट है हमारा 211 है फैमिली, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन जो इंपॉर्टेंट है वो है 24, 29, 211, ये कॉमन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच के जो है असिस्टेंट और एसएसओ केडर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 212 जो हमारा है वो रिलेटेड है फैक्ट्री से, यानी फैक्ट्री क्या होंगे, फैक्ट्री कौन से होंगे, इनके डेफिनेशन दिए गए हैं 212 में। जबकि 213 जो है इमीडिएट एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, इमीडिएट एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। ये एसएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। देन आफ्टर 214 आईपी की बात करता है, इंश्योर्ड पर्सन की। 217 जो हमारा है वो रिलेटेड है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। वहीं 219A एसएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजनल फैक्ट्री से। सीजनल फैक्ट्री में क्या होता है, मोर देन 7 मंथ वर्क लेस देन 7 मंथ वर्क करने वाले फैक्ट्रीज, या फिर उसके कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जैसे कि जूट मिल, कॉटन गिनिंग, लाख, इसके बाद कॉफी इत्यादि, इस तरह के कुछ फैक्ट्रीज के नाम दिए गए हैं।
तो ये है 219 ए में दिए गए। यहाँ पर 212 एंड 217 जो है ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 220 रिलेटेड है सिकनेस से रिलेटेड है। वहीं 221 देखें तो टेम्पररी डिसेबलमेंट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट 222 वेजेस से रिलेटेड है और 223 वेज पीरियड से रिलेटेड है। वेज पीरियड क्या होगा। एंड लास्ट 2A जो होगा वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको यदि जो प्रत्येक केडर के लिए इंपॉर्टेंट है वो 220 है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 2 में क्या है, सबसे पहला जो सेक्शन 3 है हमारा वो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ESIC। यहाँ से एक क्वेश्चन तय है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वही जो हमारा सेक्शन 4 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन। अब ESIC एंड कॉरपोरेशन में डिफरेंस क्या है, तो ESIC यानी डिपार्टमेंट की बात है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन यहाँ एक कॉरपोरेट बॉडी की बात है, जिसमें मेंबर्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि कॉरपोरेशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से मेंबर होते हैं, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, इन बातों की चर्चा। नेक्स्ट जब सेक्शन 5 को देखें तो टर्म्स ऑफ ऑफिस, इनका कार्यकाल क्या होगा, किसका, मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन की, जो कॉरपोरेशन के मेंबर होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा। नेक्स्ट 8 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। और 4 to 8 यहां हमने देखा कॉरपोरेशन का और यहां है स्टैंडिंग कमिटी का। ठीक 9 में देखेंगे तो टर्म्स ऑफ ऑफिस होगा, यानी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसका टर्म्स ऑफ ऑफिस, सेम आगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ऑफिस, किस चीज का, मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी का। तो ये थे हमारे इसके प्रावधान। नेक्स्ट 10 देखे तो 10 रिलेटेड है, यानी सेक्शन 10 रिलेटेड है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से। ठीक उसी प्रकार 16 हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफिसर्स में कौन है, हमारे DG FC। यहाँ पर 17 खासा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कैडर के लिए, क्योंकि यहाँ स्टाफ से रिलेटेड चर्चा की गई है। जबकि 18 में जो दिया गया है पावर की बात, तो किसका पावर, तो पावर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। एंड नेक्स्ट 22 में ड्यूटीज दी गई है, किसके ड्यूटीज, तो ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। एंड वहीं 23 में ड्यूटीज दिए गए हैं, ड्यूटीज ऑफ DG एंड FC। यहां पर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, स्टाफ एंड ड्यूटीज ऑफ DG एंड FC ये सामान्य रूप से प्रत्येक के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर असिस्टेंट और SSO के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 25 जो कि चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है। यह बात करता है रीजनल बोर्ड, लोकल कमिटी, नेक्स्ट रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल MBC। ओवरऑल हमने चैप्टर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया, जो कि 1 डेफिनेशन से रिलेटेड था, जबकि दूसरा हमारा बॉडी से रिलेटेड था, कॉर्पोरेशन बॉडी, स्टैंडिंग कमिटी बॉडी, स्टाफ से रिलेटेड, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल से रिलेटेड, पावर्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं तीसरे चैप्टर को। चैप्टर 3 जो है वो रिलेटेड है फाइनेंस एंड ऑडिट से रिलेटेड है चैप्टर 3। यहाँ जो पूछे भी जाते हैं सेक्शन 26 किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 26 ESI फंड से रिलेटेड है, जबकि 28 पूछा गया है SSO कैडर में कि जो हमारे फंड होंगे वो एक्सपेंड कहाँ किए जाएंगे,
इसके पर्पस क्या होंगे, तो इसके पर्पस पूछे जाते हैं। तो ये है 28 में। वहीं 28A जो पूछा जा चुका है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 29 है होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ईएसआईसी को एम्पावर करती है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा 32 जो कि रिलेटेड है बजट एस्टीमेट से। बजट एस्टीमेट से रिलेटेड है। वहीं 35 जो इंपॉर्टेंट भी है, ये प्रत्येक साल तैयार होता है, वो है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड इसमें जो कॉमन पूछेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 26, नेक्स्ट बजट एस्टीमेट एंड एनुअल रिपोर्ट। ये खासा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कैडर के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 36 जो है वो कहता है कि हमारे बजट होंगे या ऑडिटेड अकाउंट जो होंगे, बजट या ऑडिटेड अकाउंट या एनुअल रिपोर्ट, ये सारे जो हैं पार्लियामेंट में प्लेस किए जाएंगे। ये 36 कहता है। 37 कहता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, यहां से जो एसएसओ कैडर में क्वेश्चन पूछा गया था तो सेक्शन से नहीं पूछे गए थे, यहां पूछे गए थे कि ईएसआईसी कितने टाइम पर अपने एसेट का वैल्यूएशन करती है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को। अभी हमने देखा पीछे कि चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, तो चैप्टर 4 हमारा कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। तो सबसे पहला ही 39 सेक्शन 39 कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। वहीं 40 कहता है कि कंट्रीब्यूशन का पेमेंट कौन करेगा, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो उसकी रिकवरी की भी बात की गई है। वहीं 45 में ये काफी इंपॉर्टेंट है एसएसओ कैडर के लिए और पूछा भी गया है कि यहाँ ड्यूटीज दी गई है। किसके? ड्यूटीज एंड फंक्शन दोनों है। ड्यूटीज +1 यानी फंक्शन भी है यहाँ पर ऑफ एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या इंस्पेक्टर की ड्यूटीज दी गई है सेक्शन 45 में। और 45A पता है आपको, रीजन में जो भी पोस्टेड है उनको पता है कि 45A क्या करता है, कुछ केसेज में डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है, यानी कंट्रीब्यूशन तय करने के लिए के प्रावधान किए गए हैं। वही 45AA पता है आपको, इसमें अपील किए जाते हैं। नेक्स्ट जब 45B देखे तो रिकवरी की बात है, रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। और 45C रिलेटेड है इशू ऑफ सर्टिफिकेट। किस चीज के? तो रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। किस चीज के लिए? तो रिकवरी के लिए। नेक्स्ट 45C टू 45H किससे रिलेटेड है, तो रिकवरी प्रोसेस को यहां बताया गया है। तो ये थे हमारे चैप्टर 4, इसके शॉर्टकट में प्रावधान। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक जो हमने देखे चैप्टर 4 तक ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए इंपॉर्टेंट थे, बट अब जो हम आगे देख रहे हैं वो है चैप्टर 5 जो कि रिलेटेड है बेनिफिट से। बेनिफिट यानी जो आईपी को दिया जाता है, ये हमारा मेन मोटो है आईपी के लिए। तो सबसे पहला 46 सेक्शन 46 कहता है इसमें बेनिफिट की बात है, जबकि 49 में जो है वो एसबी की बात है, यानी सिकनेस बेनिफिट 49 में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है यहां से। जबकि 50 एमबी यानी मैटरनिटी बेनिफिट की बात है। वहीं 51 डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, डिसेबिलिटी बेनिफिट। यहां एक सेक्शन है 51A। एसएसओ कैडर में यह पूछा गया था कि ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसमें कि एक्सीडेंट कैसे हुआ
ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुआ है। वो किस केस में होता है? तो एविडेंस के कुछ ऐसे केसेज आते हैं इस केस में। तो ये पूछा जा चुका है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन एज टू एक्सीडेंट occurred in course of employment, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये एक्सीडेंट हुआ है, ये प्रिजम्पशन होता है, ये मान लिया जाता है। इसके सेक्शन कौन है? तो 51A है। ठीक इसी केडर में एक और इंपॉर्टेंट है 51B, जो कि कहा जाता है एक्सीडेंट वाइल ब्रीच ऑफ रेगुलेशन। ब्रीच ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन के अवज्ञा पर जो एक्सीडेंट हुआ है, इस केस की बात है वो। अब नेक्स्ट 51C, ये एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी सब सेक्शन है 51A, B, C, D, E, ये सारे एसएसओ कैडर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। 51C जो है एक्सीडेंट वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के टाइम, लेकिन कैसे? तो इंप्लॉयर के व्हीकल में, इंप्लॉयर्स व्हीकल। जबकि वहीं 51D जो है एक्सीडेंट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी की कंडीशन में, जैसे कहीं पर आग लग गई और उन्हें बचाने के क्रम में यदि उससे कुछ ऐसा इंजरी हो जाता है, इस चीज को कौन डील करता है? 51D, और ये पूछा भी जा चुका है। एसएसओ कैडर के लिए ये सारे सामान्य रूप से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 51E, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है वाइल कम्यूटिंग, while commuting place to work and vice versa, यानी अपने घर से कंपनी या कंपनी से घर या ड्यूरिंग द वर्क, ये डील करता है 51E। नेक्स्ट है यहाँ पर 52, जो कि रिलेटेड है डिपेंडेंट बेनिफिट से। अब यहाँ से एलडीसी कैडर में जो पूछा गया था, एलडीसी कैडर में सेक्शन नहीं पूछे गए, सेक्शन नहीं पूछ करके यहाँ पूछा गया कि ये डिपेंडेंट बेनिफिट जो है आश्रित हित लाभ किसे मिलता है? तो आश्रित हित लाभ उसके डिपेंडेंट को मिलेगा, किसे? जिसकी मृत्यु हुई है, और किस वजह से? तो उसकी मृत्यु एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से हुई हो। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 52A, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात करता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज जिससे रिलेटेड एक्ट के लास्ट में शेड्यूल दिए गए हैं, जहां पर कुछ डिजीज दिए गए हैं। तो 51A ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड है। और नेक्स्ट ऐसे केसेस जो रेफर किए जाते हैं किसे? 54A में रेफर टू किसे? मेडिकल बोर्ड को या मेडिकल अपीलेट ट्रिब्यूनल को, MAT को, या फिर EI कोर्ट को, ये डील किए जाते हैं 54A में। जबकि वहीं इसी के डिसीजन को रिव्यू करना होगा, इन सबके डिसीजन को रिव्यू जो करना होगा, तो रिव्यू किया जाएगा सेक्शन 55 के अंतर्गत। नेक्स्ट असिस्टेंट कैडर के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो है 57, वो पूछा गया है स्केल ऑफ बेनिफिट कहाँ दिए गए हैं, वो है 57 में। और 58 मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। अभी आप देख रहे होंगे कि ESIC के जो हॉस्पिटल्स हैं, साथ ही ESIS के कुछ हॉस्पिटल्स हैं और S के डिस्पेंसरीज भी हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। जो एक और है 59 इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस, किस चीज का? इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस करेगा ESIC, किस चीज का? तो हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरी का। ए नहीं B पूछा गया था कि क्या ESIC इम्पावर्ड है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन या पैरामेडिकल, मेडिकल या पैरामेडिकल के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है? जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेज है, इसकी स्थापना क्या कर सकता है ESIC? तो बिल्कुल कर सकता है।
कहाँ एम्पावर किया गया है? तो 59 बी में किया गया है। इस साल के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका सेक्शन 65 है, यहां से पूछा गया था कि कौन से बेनिफिट को कंबाइन नहीं कर सकते, यानी किसी को यदि एसबी मिल रहा है तो वह एमबी साथ में ले सकता है? नहीं ले सकता। एसबी ले रहा हो तो क्या साथ में टीडीबी ले सकता है? नहीं ले सकता। यदि मैटरनिटी बेनिफिट ले रहा हो तो क्या साथ में टीडीबी ले सकता है? तो नहीं ले सकता। यानी बेनिफिट नॉट टू बी कंबाइंड कहाँ बताया गया है? सेक्शन 65 में बताया गया है। यदि किसी कारणवश ऐसा होता है कि कोई आईपी या आईडब्ल्यू इनके लिए एलिजिबल हो, यानी दो बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो, तो उन्हें दोनों बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्हें क्या करना होगा? चूज करना होगा, यानी चूज वन, किसी एक बेनिफिट को चूज करना होगा उनके अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे चैप्टर 5, और चैप्टर 5A इसमें एक रिलेटेड है, बट उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो यूजर चार्जेस से रिलेटेड है। 73A जो है वहां पर कहता है यूजर चार्जेस। यूजर चार्जेस लेकर के कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 हमारा रिलेटेड है किस चीज से? तो वो एडजुडिकेशन से रिलेटेड है। एडजुडिकेशन यानी विवाद वगैरह से रिलेटेड है, डिस्प्यूट से रिलेटेड है, क्लेम से रिलेटेड है, यानी विवाद, दावे, इस तरह की चीजें। जहां भी वाद विवाद इत्यादि आएंगे तो जरूर आप ढूंढेंगे कि यह चैप्टर 6 में होगा, और सेक्शन इसके 74 से लेकर के 83 के बीच में ही वेरी करेंगे। तो सबसे पहला 74 ईआई कोर्ट के स्थापना की बात करता है। ईआई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईआई कोर्ट। नेक्स्ट 75 है, जो कि इसमें कौन से मैटर डील किए जाएंगे? जो पूछा जाने वाला है वो है 78 पावर्स ऑफ ईआई कोर्ट। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यही 2-3 काफी इंपॉर्टेंट थे इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 7 को। चैप्टर 7 हमारा रिलेटेड है पेनाल्टी से। पेनाल्टी से रिलेटेड है, यहां भी कुछ कम इंपॉर्टेंट है, जैसे 85 कहता है पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू पे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पेमेंट में यदि फेल होता है, यानी वो पेमेंट नहीं करता है, इस कंडीशन में प्रोसिक्यूशन किए जाएंगे, पनिशमेंट दिया जाएगा उन्हें। उसके बाद 85A जो है इनहांस पनिशमेंट की बात करता है। इनहांस पनिशमेंट कब मिलेगा? पनिशमेंट का और विस्तृत रूप उसे कब मिलेगा? जब किसी एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा हो, पहली गलती को बार बार रिपीट कर रहा हो। 85B ये रिलेटेड और इंपॉर्टेंट भी है इससे, क्योंकि ये पावर की बात करता है। क्या? पावर टू रिकवर डैमेजेस। आपको पता है डैमेजेस के परसेंटेज, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो पावर टू रिकवर डैमेजेस, यानी डैमेजेस रिकवर करने के पावर 85B मिलते हैं, यहाँ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 85C पावर्स ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स। यहाँ पर कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है। तो ये था 85C और चैप्टर 7 इन शॉर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट है हमारा चैप्टर 8, जो कि रिलेटेड है मिसलेनियस प्रोविजन से। मिसलेनियस प्रोविजन, यहाँ मिसलेनियस में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो मैं डील करूंगा। सबसे पहले सेक्शन 87 पूछे जा चुके हैं कि एग्जेम्पशन, जब किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट, इसमें दो चीजें हैं, फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट या ग्रुप ऑफ फैक्ट्री, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आपसे कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में दिए जाएंगे 88 भी। क्यों? क्योंकि 88 में भी एग्जेम्पशन की बात की गई है, बट यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी किसी पर्सन को यदि एग्जेम्पशन देना है तो 88 से, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को देना है तो 88 से। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट 89 कहता है
कि यदि इस तरह के एग्जाम्शन दिए गए किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो कॉरपोरेशन को एक पावर होगा, क्या, कॉरपोरेशन टू मेक रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉरपोरेशन रिप्रेजेंट करेगी कि क्या इसमें कॉरपोरेशन का कुछ अपना पक्ष होगा, इन्हें एग्जाम्शन नहीं दिए जाने चाहिए, या दिए जाने चाहिए तो किस पर्पज से दिए जाने चाहिए, कितने टाइम के लिए देने चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन करने का एक पावर कॉरपोरेशन को यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर 93 पूछा गया है, सेक्शन 93, ये किससे रिलेटेड है, तो कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स होंगे या फिर सर्वेंट यानी स्टाफ मेंबर टू बी पब्लिक सर्वेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी कैडर में आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि कॉरपोरेशन के जो स्टाफ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इनके बारे में लोगों को एक भ्रम होता है कि ये क्या पब्लिक सर्वेंट है। तो सेक्शन 93 कहता है कि कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स होंगे या सर्वेंट होंगे टू बी पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 21 भी इसे निर्देशित करता है। नेक्स्ट, 3 और आपको देखेंगे यहाँ 95, 96 एंड 97, सब में पावर की बात है। इसमें है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और इसमें कॉरपोरेशन, यानी ये लास्ट तीनों है। 95 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, 96 के तहत स्टेट गवर्नमेंट, जबकि 97 के तहत कॉरपोरेशन। ये रूल बना सकती है, 96 में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, जबकि 97 में कॉरपोरेशन उसे चलाने के लिए रेगुलेशन का निर्माण करेगी। तो ये थे हमारे ओवरऑल टोटल एक्ट। और लास्ट में हम देख लेते हैं शेड्यूल। शेड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल 2 एंड 3। शेड्यूल 2 में क्या था, शेड्यूल 2 में 2 पार्ट है, पहला दूसरा। पहला इंजरी से रिलेटेड है, दूसरा भी इंजरी से रिलेटेड है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी है, यानी परमानेंट और टोटल, यानी किसी को परमानेंट भी और टोटल डिसेबिलिटी हो तो इसमें सोचना ही नहीं है, कभी 100% उसकी डिसेबिलिटी होगी और 100% उसे मिलेगा पेमेंट। यानी डिसेबिलिटी का परसेंटेज जब तय होगा तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज 100% दिए जाएंगे, किस केस में, परमानेंट और टोटल। जबकि जो पार्ट बी है वो इंजरी होता है यहाँ पे, लेकिन वो परमानेंट तो होता है बट वो पार्शियल होता है। इस केस के लिए 100% नहीं होता, क्यों, क्योंकि पार्शियल होता है वो। यहाँ के लिए कुछ परसेंटेज डिसाइड किए गए हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट क्या है, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में जो ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी टोटल जो शेड्यूल 3 है वो किससे रिलेटेड है, जो अभी हमने देखा सेक्शन 52A यानी ओडी, ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड है। अब तीनों में ऑक्यूपेशनल डिजीज है, तीनों में डिफरेंस क्या है, याद कैसे रखेंगे। यदि हम ओवरऑल याद रखें एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें लगभग 5 दिए गए हैं बीमारी के नाम, इसमें 24 दिए गए हैं और यहाँ भी 5 दिए गए हैं, 5, 24 और 5, यानी 34 याद रखना मुश्किल है, बट एक आप लॉजिकली ऐसे ओवरऑल याद रख सकते हो। जब भी आपसे पूछा जाए किसी गैस से रिलेटेड या एयर से रिलेटेड या पॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड, जब भी इस तरह के कुछ बीमारी के नाम दिए जाए कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज किस कैटेगरी में आते हैं, किस पार्ट में डील होते हैं, तो वो पार्ट ए होगा। ठीक उसी प्रकार से जब पार्ट 2 की बात होगी, जो सबसे मैक्सिमम वाला है, वो केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड है, केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड है ये। वही पार्ट सी जो है वो हार्ड मेटल से रिलेटेड है, हार्ड मेटल या उसके डस्ट से रिलेटेड है, सिलिकोसिस, इस तरह के बीमारी जो होते हैं वो पार्ट सी में कवर होते हैं। तो ये थे हमारे ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।
इस वीडियो को देखकर आप परेशान ना हो, क्योंकि प्रत्येक चीज में याद करने वाली चीजें नहीं है। चैप्टर वाइज जो आपको 5-6 आपको इंपॉर्टेंट दिखे हैं, उसमें से 1, 2, 3 भी यदि आपको याद रह जाते हैं तो आप एग्जाम हॉल में पक्का उसे छांट पाएंगे, यानी उसे आप इल्यूमिनेट कर पाएंगे। पहले मैं आपको बताया कि चैप्टर वाइज यानी चैप्टर 1 to 8 में हम एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कौन किस चैप्टर का नहीं हो सकता, यानी इस रेंज का नहीं है तो उसका इल्यूमिनेशन मेथड काम कर जाएगा। यदि उसमें 1-2 आपको याद है, आप उसे भी इल्यूमिनेट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ इल्यूमिनेशन मेथड से आप इसे अच्छे से डील कर पाएंगे। थैंक यू। होप कि आप यहाँ से अधिक क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आ पाएंगे। जिस तरीके से ईएसआई एक्ट के हमने ओवरव्यू देखा है, यदि आपको लगता है कि ईएसआई रूल्स और रेगुलेशन के ऐसे आपको जरूरत है तो आप इसे मैसेज करें, हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो।